नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में बीजेपी से गठबंधन के बाद जेडीएस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ पार्टी के कई नेता अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं कई और बड़े नेता इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। इस बीच खबर है कि जेडीएस के अल्पसंख्यक नेताओं ने कल रविवार 24 सितंबर को बेंगलुरु में एक बैठक की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में शामिल नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के एनडीए में शामिल होने के फैसले पर असंतोष जताया। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता जेडीएस के कार्यकारी अध्यक्ष एनएम नबी ने की। बैठक में पार्टी प्रवक्ता नूर अहमद, मोहिद अल्ताफ और नसीर उस्ताद सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। इस बैठक में नेताओं ने यह तय किया कि पार्टी में बने रहने या इस्तीफा देने पर कोई भी निर्णय लेने से पहले वे सभी पार्टी के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। इसके लिए कर्नाटक के हर जिलों का दौरा किया जाएगा और वहां अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से इस पर बात की जाएगी। फिर कुछ समय बाद एक और बैठक की जाएगी। कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद ही ये सभी नेता पार्टी छोड़ने या इस्तीफा देने पर फैसला करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कल रविवार को ही जेडीएस के कर्नाटक उपाध्यक्ष सैयद शफीउल्लाह ने पार्टी से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता अब भाजपा के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर चुके हैं, इसलिए मेरे पास पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। जेडीएस ने एक ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है जो समुदायों और जाति के बीच दरार पैदा करती है। पार्टी में धर्मनिरपेक्ष नेता इस कदम का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि जेडीएस ने 22 सितंबर शुक्रवार को कर्नाटक में बीजेपी से गठबंधन की घोषणा की थी और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया था। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कल रविवार 24 सितंबर को हैदराबाद में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव हैदराबाद से लड़ने की भी चुनौती दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ओवैसी ने कहा कि मैं आपके नेता को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पर आइए मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे लेकिन मैं तैयार हूं। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद गिराई गई। इसके साथ ही ओवैसी ने हाल ही में संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के अलावा सभी विपक्षी दलों ने बिल के पक्ष में वोट दिया था। अब इसे लेकर ओवैसी ने कहा कि तुमने पार्लियामेंट में मुसलमान का नाम तक नहीं लिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी आरजेडी संसद में मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। मैंने खड़े होकर कहा मुस्लिम महिलाओं और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपको बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसमें ओबीसी या मुस्लिम के लिए कोई प्रावधान नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने की मांग के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए समाचार एजेंसी ANI से कहा कि उन्हें महिला शक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा कोई नहीं जानता। सरकार चाहे तो जनगणना और परिसीमन को छोड़कर इसे लागू कर सकती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को शामिल करें और बिल को तुरंत लागू करें। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दरअसल नायडू को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसकी अवधि कल 24 सितंबर रविवार को खत्म होनी थी। लेकिन अब आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की एक अदालत ने चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत की अवधि को कल रविवार 24 सितंबर को 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश पुलिस के CID के अधिकारियों के कौशल विकास निगम घोटाले के संबंध में नायडू से कल रविवार को 2 दिवसीय पूछताछ पूरी करने के बाद यह आदेश सामने आया। CID का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक YN विवेकानंद ने बताया कि विजयवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत ने रविवार शाम 5 बजे 2 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर नायडू की न्यायिक हिरासत की अवधि 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि CID सोमवार को नायडू की हिरासत के अनुरोध के लिए एक अलग याचिका दायर कर सकती है। गौरतलब है कि नायडू को कौशल विकास निगम में कथित अनियमितताओं के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। ऐसा आरोप है कि इन अनियमितताओं से राजकोष को 300 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख MK स्टालिन ने राज्य में AIADMK और बीजेपी के बीच चल रहे गतिरोध को दिखावा बताते हुए दोनों पार्टियों पर तीखा हमला बोला है।
एक सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे स्टालिन ने कहा कि वे एक दूसरे से लड़ने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन असल में उनके बीच अच्छे संबंध हैं। आपको बता दें कि द्रविड़ नेता दिवंगत सीएन अन्नादुरई के खिलाफ बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई के कथित आलोचनात्मक टिप्पणियों की वजह से पैदा हुए मतभेद के बाद एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था। वहीं अब इसे लेकर मुख्यमंत्री स्टालिन ने दोनों पार्टियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे लड़ने का नाटक कर रहे हैं, अंदर से उनके बीच दोस्ताना संबंध है। ये एक्टिंग क्यों? अन्ना द्रमुक का समर्थन करके भाजपा को उनके भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेनी होगी और भाजपा का समर्थन करके अन्ना द्रमुक को उसकी सांप्रदायिकता में सहायता करनी होगी। स्टालिन ने पूछा कि अन्ना द्रमुक प्रमुख के पलानीस्वामी की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के पीछे क्या कारण था, जबकि तमिलनाडु में दोनों दलों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही थी। इसके साथ ही उन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात करने वाले अन्ना द्रमुक प्रतिनिधि मंडल का जिक्र करते हुए कहा कि समूह के सदस्य चेन्नई से नहीं बल्कि कोची से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने पूछा कि इन रहस्यमय बैठकों के पीछे क्या राजनीति है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि आरोपी बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दलील देते हुए पुलिस ने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद सिंह के खिलाफ मामले में ताजिकिस्तान की कथित घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि ये घटनाएं उनके कार्यों को दर्शाती हैं। पुलिस के मुताबिक ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया और बाद में अपने कृत्य को यह कहकर उचित ठहराया कि उसने ऐसा एक पिता की तरह किया। ताजिकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप की एक अन्य शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह ने बिना अनुमति के एक महिला पहलवान की शर्ट उठाई और उसके पेट को अनुचित तरीके से छुआ। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि ये घटनाएं भारत के बाहर हुई, लेकिन मामले के लिए उपयुक्त थीं। पुलिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि बात ये नहीं है कि पीड़ितों ने घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी या नहीं, बल्कि बात ये है कि उनके साथ गलत हुआ। अब मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों से दोनों देशों के संबंध में खटास आ गई है। इस बीच कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने भारत के साथ अपने देश के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। ग्लोबल न्यूज ने बिल ब्लेयर के हवाले से कहा कि हम समझते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्तों के संबंध में यह एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है और यह साबित भी हुआ है। इसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम पूरी जांच कर सच्चाई तक पहुंचें। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि घरेलू खुफिया एजेंसियां हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या के लिए नई दिल्ली के एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराने वाले विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय रूप से जांच कर रही हैं। में भारत की ओर से इस आरोप को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया गया और तभी से भारत और कनाडा के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। एशियन गेम्स 2023 में भारत की 10 मीटर पुरुष राइफल टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और 1893.7 अंक हासिल करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल, ओलंपियन दिव्यांश पवार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की टीम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 1893.7 का स्कोर बनाकर चीन द्वारा बनाए गए 1893.3 के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आपको बता दें कि भारत ने मौजूदा एशियाई खेलों में अब तक 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।